एक में क्या है? गरीबी के सभी प्रकारों को क्या करना? दूर करना। और SDG 2 में भूख को क्या करना? भूखमरी की क्या करना? समाप्ति करना। नो हंगर, जीरो हंगर एंड हंगर है ना। अचीव फूड सिक्योरिटी। और क्या करना है इसके अंदर? खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि को क्या करना? बढ़ावा देना। तीसरे के अंदर क्या है? सभी आयु के लोगों के लिए क्या करना? बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। 4 के अंदर क्या है? गुणवत्ता युक्त क्या करना? शिक्षा सुनिश्चित करना। क्या सीखने के क्या करना? अवसर प्रदान करना। कौन से अवसर? सीखने के। 5 के अंदर क्या है? लैंगिक समानता क्या करना? के साथ महिलाओं 5 के अंदर लैंगिक असमानता को क्या करना? दूर करना। और महिलाओं और गर्ल्स को क्या करना? सशक्त करना। 6 के अंदर क्या है? क्लीन वाटर क्या है? स्वच्छ जल, स्वच्छ जल की सुनिश्चित करना। कहाँ पर? 7 के अंदर क्या है? सस्ती और विश्वसनीय औद्योगिक जो आधुनिक क्या ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसकी क्या करना? 8 के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाना। और जो रोजगार के अंदर अच्छा कर रहे हैं उसको क्या करना? प्रोत्साहन करना। क्या करना? प्रोत्साहन करना। और रोजगार के अवसर उपलब्ध करना। रोजगार भी कौन सा? निरंतर। कौन सा? ऐसा नहीं कि आज रोजगार मिला और कल नहीं मिला, ऐसा निरंतर क्या करना? रोजगार। 9 के अंदर क्या है? औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। नई व लचीले व बुनियादी ढांचे और नए औद्योगिकरण को क्या देना? बढ़ावा देना। मॉडल। और 10 के अंदर क्या है? देश के भीतर और बीच के अंदर क्या करना? जो असमानता को क्या करना? दूर करना। 11 के अंदर क्या है? मतलब शहरों और बस्तियों का क्या करना? निर्माण करना। शहरों और बस्तियों का क्या निर्माण करना? 12 के अंदर क्या है? खपत के पैटर्न, स्थायी खपत के पैटर्न क्या करना? सुनिश्चित करना। 13 के अंदर क्या है? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन पर तुरंत क्या करना? डिसीजन लेना या उनको क्या करना? प्रभाव करना। और फिर 14 के अंदर क्या है? समुद्रों और समुद्री जीवों का क्या करना? संसाधनों का क्या करना? संरक्षण करना। फिर 15 के क्या है? 15 के भूमि क्षरण और वनों की कटाई, इनको क्या करना? रोकना। लैंड को क्या करना? सेव करना। और 16 के अंदर क्या दे रखा है? समितियों का इनका क्या करना? गठन करना, जिससे वो इफेक्टिव तरीक़ा से क्या करें? कार्य करें। और उनको क्या बनाना? अकाउंटेबल बनाना। अकाउंटेबल बनाना, जवाबदेही बनाना। 17 के अंदर क्या है? पूरे विश्व को क्या देना? भागीदार बनाना। वैश्विक भागीदारी को क्या करना? सुनिश्चित करना। और अच्छे संसाधनों को क्या करना? मजबूत करना। अच्छे संसाधन जो मतलब उसके अंदर हो गए 17। अच्छा, जो शॉर्ट वाला है ना वो निकाल के भी कर सकते हो ऐसे। पर अब चलेंगे अपन ओजोन पर। तो इसके अंदर अब थोड़ा पूछ लेता हूँ। उसके अंदर वाटर पोल्यूशन क्या है? जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन किसके कारण होता है? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के कारण। कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषण के कारण कौन सा चेंज आता है इसके अंदर? फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली इंडिजायरेबल। कौन सा आता है? इंडिजायरेबल चेंज। किसके अंदर? इनकी फॉर्म के अंदर। फिर जल प्रदूषण को के अंदर क्या है? 0.1% अशुद्धि भी क्या है? अशुद्ध जल। अगर 8 मिलीग्राम का कोई वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 8, तो वो क्या है? अशुद्ध। अगर 4 मिलीग्राम है तो वो अत्यधिक अशुद्ध। और इसको किसके अंदर मानते हैं? मिलीग्राम ऑक्सीजन प्रति लीटर। मिलीग्राम ऑक्सीजन प्रति लीटर के अंदर किसको क्या करते हैं? मापते हैं। किसको? इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, इसके अंदर की ऑक्सीजन कितना है, मतलब इसे शुद्ध है, शुद्ध के अंदर। अब शुद्ध जल के अंदर जो शुद्ध जल के क्या संकेत क्या होते हैं?
डेफनिया ट्राउट मछलियाँ और स्टोन फ्लाई का लार्वा। और अशुद्ध जल के कौन से होते हैं? ई कोलाई, ब्लड वर्म, स्लम वर्म और स्वेज फंगस। अच्छा, अब जो इनकी मापने की विधि है वो कौन सी हैं? बीओडी और सीओडी। सीओडी के अंदर क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। जैव कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करने के लिए, क्या करने के लिए? अपघटन करने के लिए। कौन से पदार्थों को? जैव निम्नीकरण पदार्थों को अपघटन करने के लिए जितनी आवश्यकता किसकी होती है? ऑक्सीजन की। उसको क्या बोलते हैं? बीओडी। क्या बोलते हैं? बीओडी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कहाँ बंद कैसे हो गई? बीओडी बोलूँगा मत पहले नहीं, सीओडी। और सीओडी के अंदर कार्बनिक अकार्बनिक जैव निम्नीकरण जैविक पदार्थों को अपघटन करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की जितनी आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? सीओडी। क्या बोलते हैं? सीओडी। अगर हम किसी एक ही सोर्स से 2 पानी की क्या भरें? बोतल भरें, तो इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा किसके अंदर कम होगी? और बीओडी के अंदर ज़्यादा रहेगी। मतलब सीओडी की तुलना के अंदर बात करें हम, किसके कंपेयर टू सीओडी, किसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी? बीओडी के अंदर। और कंपेयर टू पॉल्यूशन किस में ज़्यादा रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें जैव निम्नीकरण हो रहा है, वो किया जाता है, जबकि बीओडी के अंदर एक का ही जैव निम्नीकरण का ही किया जाता है। अच्छा, ओजोन परत शरण। आप क्या पढ़ेंगे आज? ओजोन। और जब थोड़े से वो उसमें और वो और बता दो। केडियम की विशालता से कौन सा रोग होता है? इटाई आउच। और मीना मटा रोग किससे हुआ? अच्छा, विषाणु से कौन सा हो रहा है? विषाणु हेपेटाइटिस ए ई और रोटावायरस, और एक है पोलिया। और जीवाणु से हैजा और टाइफाइड। बंद करते इसको, फिर मतलब ही क्या हुआ, है ना? टाइफाइड। और बाद के अंदर क्या एक जो मतलब रोटावायरस से कौन सा हो रहा है? प्रोटोजोआ से कौन सा हो रहा है? जियार्डियो एसिस और एबीएसिस। जियार्डो एसिस, एबीएसिस, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और जो फ्लोराइड से कौन सा हो रहा है? फ्लोरोसिस। और जो ये बताओ, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है वो किससे हो रहा है? हाँ, नाइट्रेट। और आर्सेनिक से क्या हो रहा है? ब्लैक फुट रोग। हाँ, तो ब्लैक फुट रोग। हाँ, तो ऐसे बताओ, सामान्य धूल के कण से कौन सा रोग होता है? न्यूमोकोनोसिस। और जो मतलब लोहे से की धूल से कौन सा होता है? सेडेरिस। और कपास से कौन सा होता है? कपास की धूल से लंग फाइब्रोसिस, मंडे फीवर और लिस्नियोसिस। अच्छा, और उससे कौन सा रोग होता है? कोयले से कौन सा रोग होता है? एंथ्रोसिस। एस्बेस्टोसिस से कौन सा रोग होता है? अच्छा, और सिलिका से कौन सा रोग होता है? पत्थर की फिसाई के कारण कौन सा रोग होता है? हो गया फिर? कितने हो गए? सारे रोग हो गए। कैंसर तो उनसे स्किन डिजीज, वो किनसे? किसके अंदर? जल के अंदर ये मतलब जैव आवर्धन ये फिर आप बढ़ जाते हैं, उनसे क्या होता है? कैंसर। एलर्जी ये होता है, जैव आवर्धन जो पीओपी की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सा होगा? कैंसर, एलर्जी, ऐसे क्या होंगे? रोग होंगे। समझ में आया? जैव आवर्धन की बन। हाँ, इसको ला, इसको अब क्या है?
ओजोन ये क्या है? ओजोन वाला पहले बोलिए। ओजोन लेयर डिप्लेशन ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्या है? ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ओजोन कैसे कैसे कार्य करती है? ओजोन में डायग्राम बाद के अंदर देखेंगे, पहले ये देखें। ओजोन O3 एक प्रकार की क्या है? प्राकृतिक जहरीली गैस है जो ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिलकर बनी होती है? 3 अणुओं से। कितने अणुओं से? 3। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर क्या बनी होती है? ओजोन। जो एक प्रकार की क्या है? प्राकृतिक जहरीली गैस। क्या है? प्राकृतिक जहरीली गैस जो क्या है? नेचुरल टॉक्सिक क्या है? गैस है जो ऑक्सीजन के कितने उनसे मिलकर बनी होती है? 3 अणुओं से मिलकर एटम से मिलकर बनी होती है। और ओजोन वायुमंडल की 2 परतों में पाई जाती है। इट इज ए फाउंड इज 2 डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर की कितने लेयर के अंदर पाई जाती है? 2 के अंदर। वो 2 लेयर कौन कौन सी है? एक तो ट्रोपोस्फेयर और एक स्ट्रोस्फेयर। जो भी ओजोन वायुमंडल की 2 परतों में पाई जाती है। किन के अंदर? 2 के अंदर। सौरमंडल में उपस्थित ओजोन जीवों के लिए क्या होती है? घातक होती है क्योंकि यह वायु को प्रदूषित करती है तथा स्मोक बनाने में भाग लेती है। अतः श्वसन तंत्र के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। ओजोन इन द क्या ट्रोपोस्फेयर इज ए बैड बिकॉज इट क्या है? डायरेक्ट्स इज नॉट गुड टू ब्रीथ। ये क्या है? श्वास लेने के लिए क्या नहीं है? सही नहीं है। सौरमंडल में उपस्थित ओजोन जीवों के लिए क्या होती है? घातक क्योंकि ये वायु में ये वायु को क्या करती है? प्रदूषित करती है तथा स्मोक बनाने में क्या लेती है? श्वसन तंत्र के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। सब तापमंडल में पाए जाने वाले ओजोन सूर्य की प्रकाश के विकिरणों के साथ आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को क्या करती है? अवशोषित करके जीवों की सुरक्षा के लिए क्या बनाती है? कवच बनाती है। अतः समतापमंडल की ओजोन हमारे लिए क्या होती है? लाभदायक है। समतापमंडल में जो क्या आती है? ओजोन लेयर है जो सन से क्या आता है? लाइट जो सनलाइट्स आती हैं उनके साथ अल्ट्रावेव आती हैं, उनको ऑब्जर्व करने का क्या करती है? कार्य। अगर वो सीधी आ जाएंगी तो वो क्या डालती हैं? बैड इम्पैक्ट डालते हैं किनके पर? अपनी स्किन पर। ऐसे स्किन के अंदर स्किन डिजीज हो जाएंगी, पत्ते तो पैराबैंगनी विकिरणों से कौन से अल्ट्रावेव से कौन सा जो मंडल रोकता है? समतापमंडल में पाई जाने वाली ओजोन की लेयर वो क्या होती है? हमारे लिए सही होती है। लेकिन सौरमंडल एक ये है सौर और ये है, ये क्या है? जो नीचे वाली है वो कौन सी है? सौरमंडल। क्या है? सौरमंडल। और ये ऊपर वाले क्या है? ये समतापमंडल। अगर इसके अंदर क्या जम जाती है? ओजोन। ये जम ये लेयर है। क्या है? ओजोन की लेयर है। ये क्या? ये सनलाइट के साथ कौन सी आती हैं? पराबैंगनी जो अल्ट्रावेव आती हैं। इनको क्या कौन सी रोकती है? समतापमंडल के अंदर जो ओजोन की जो लेयर है वो रोकती है। अगर ये अल्ट्रावेव सीधी क्या इस पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए तो क्या करेंगी? स्किन डिजीज़ का क्या करेंगी? रोग ऐसे करेंगी। तो इनको रोकने का कार्य कौन करती है? जो समतापमंडल की जो लेयर होती है वो। फिर ये सौरमंडल के अंदर क्या होती है? हानिकारक। अगर ये यहाँ पे एकत्रित हो जाए तो यहाँ से सीधे कहाँ पे जाएगी? जो अपने श्वास के अंदर जाएगी। श्वास के अंदर जाएगी तो फिर बाद के अंदर क्या होगी? जो अपने वो सही नहीं होगी हमारे किसी के लिए भी। तो समझ में आया? समतापमंडल में लगभग 16 से 25 किलोमीटर के बीच में ओजोन की क्या पाई जाती है? सांद्रता अधिक होती है, अतः इसे ओजोन परत कहते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ 16 to 25 किलोमीटर ऑन अर्थ। कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज मैक्सिमम इन स्ट्रेटोस्फीयर। दिस रीजन ऑफ ये होता है आल्सो नोन ओजोनोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर ओजोनोपरत कहते हैं इसे। समतापमंडल में लगभग कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? 16 से 25 किलोमीटर के बीच में क्या पाई जाती है? ओजोन की सांद्रता अधिक होती है, अतः इसे ओजोन परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ओजोनोस्फीयर। ये कहाँ से पाई जाती है? समतापमंडल में 16 से 25 किलोमीटर में ओजोन की क्या होती है? सांद्रता अधिक होती है। ओजोन की मोटाई की सांद्रता जो क्या है?
कंसंट्रेशन किसके अंदर नापते हैं इसकी? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। एक डॉप्सन के अंदर 2.69 गुणा 10 की घात 20 क्या होते हैं? ओजोन अणु होते हैं। और एक डॉप्सन बराबर 1 ppb के बराबर होता है ना। अब ये इनमें बस ओनली ये इकाई को ध्यान रखने की आवश्यकता है और कुछ नहीं इनके अंदर। ओजोन परत की मोटाई का मापन निम्न उपकरणों द्वारा किया जाता है। कौन कौन से द्वारा किया जाए? डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, द फिल्टर ओजोनोमीटर, टोटल ओजोन मैपिंग मीटर। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, द फिल्टर ओजोनोमीटर, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। निम्बस 7 उपग्रह, निम्बस 7 ये किसकी सैटेलाइट है? नासा की सैटेलाइट। किसकी है? नासा की। निम्बस 7 किसके द्वारा हम नापते हैं इसको? ओजोनो स्पेक्ट्रोमीटर, द फिल्टर ओजोनोमीटर, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, द ओजोनो द फिल्टर ओजोनोमीटर, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर और निम्बस 7 के द्वारा क्या करते हैं? इसको मापते हैं। सौर मंडल के अंदर जो क्या पाई जाती है? ओजोन। वो क्या होती है? हार्मफुल होती है। क्या होती है? हानिकारक होती है। किसके लिए? हमारे लिए। समताप मंडल के अंदर पाई जाने वाली जो ओजोन होती है वो क्या होती है? लाभदायक होती है। क्यों होती है? कि सन से जो प्रकाश, जो सूर्य के जो साथ जो प्रकाश है उसके साथ आने वाली को अल्ट्रावेव पैराबैंगनी विकिरणों को कहाँ पे रोकती है? समताप मंडल के। जो पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से क्या हमें प्रोटेक्ट करती है, जिससे हमें श्वास के अंदर जो जाती नहीं या स्किन डिजीज ये नहीं होते। इसलिए क्या समताप मंडल वाली वो सही होती है। और समताप मंडल 16 से कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं, ओजोनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर कहते हैं। और ओजोन को मापने के लिए कौन सी मतलब डॉप्सन इकाई के अंदर को मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई का मापन किसके द्वारा किया जाता है? फिल्टर ओजोनोमीटर और एक डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, द ओजोन द फिल्टर ओजोनोमीटर, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर और निम्बस 7 उपग्रह द्वारा। यदि समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता 220 डॉप्सन से कम हो जाए तो इसे ओजोन परत का क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत का क्या कहते हैं? छिद्र। यदि समताप मंडल के अंदर कितनी हो जाती है? वो 220 डॉप्सन से क्या हो जाती है? कम। क्या हो जाए? कम हो जाए। कितने? 220 से। समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता 200 डॉप्सन से कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र कहते हैं। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छेद अगस्त के अंत से अक्टूबर के प्रारंभ तक बनता है। करेक्ट है? अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छेद कब होता है? अगस्त के अंत से लेके अक्टूबर के प्रारंभ तक होता है। कहाँ पे? अंटार्कटिका के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे जो 220 डॉप्सन से कम हो जाती है किसकी मात्रा? ओजोन की मात्रा। कितनी? ओजोन की मात्रा कब हो जाती है? 220 से कम हो जाती है। कब होती है अंटार्कटिका में? अगस्त के अंत से अक्टूबर के प्रारंभ तक क्या हो जाती है? 220 डॉप्सन से क्या हो जाती है? फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ओजोन छेद देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुवों के ऊपर ओजोन परत में सर्वाधिक कमी मार्च से अप्रैल के महीने के दौरान आती है। उत्तरी ध्रुव में कब आती है? मार्च से अप्रैल के दौरान इसके अंदर सर्वाधिक कमी देखी जाती है। दिन के समय ओजोन की सांद्रता बढ़ती है जबकि रात्रि में घटती है सौरमंडल में। ऐसा क्यों होता है भाई? सौरमंडल दिन में तो धूप सौरमंडल इसके अंदर अब दिन में तो समय ओजोन की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है, जबकि रात्रि के अंदर घटती है सौरमंडल में। ऐसा होता है दिन के अंदर तो क्या चलते हैं सभी साधन जो यातायात वाले जो है ना, जो अमूमन है ना, जैसे जनसंख्या ऐसे तुम ऐसे बोल सकते हो कि क्या है पूरे विश्व के अंदर कहीं दिन हो रहा है कहीं रात हो रही है, तो फिर ये दिन और रात वाला कंसेप्ट कहाँ पे है? फिर ये कंसेप्ट ऐसे है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? भारत और चाइना के अंदर। अब यहाँ पे कंज्यूमर भी यातायात के कौन है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। अब ये दिन के अंदर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जब इनकी गैसों की इनकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा निकलती है, तो फिर बाद के अंदर ओजोन की क्या बढ़ जाती है? इससे सांद्रता बढ़ जाती है। और जो रात के टाइम में क्या हो जाती है?
घट जाती है, क्योंकि जो अदर कंट्री लोग उनके अंदर जो लगभग विकसित भी हैं, जो वो वहाँ पे कौन से यूरोप वाले, और क्या है मतलब इतनी जो अपना ट्रांसपोर्टेशन का जितना कार्य किया जाता है उतना वहाँ पे नहीं किया जाता। वहाँ पे मतलब और जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं उनके यातायात तो क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दिन के अंदर इनकी क्या बढ़ती है, सांद्रता। किनकी बढ़ती है, सांद्रता। ओजोन के अंदर सौरमंडल के अंदर ओजोन की क्या बढ़ती है, सांद्रता, और जबकि रात्रि में घटती है। ओजोन बनने तथा टूटने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से क्या रही है, चलती रहती है। इन दोनों क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ओजोन की निश्चित सांद्रता बनी रहती है। सीधी सी बात है कि ओजोन बनने तथा ओजोन बढ़ती भी रहती है और टूटती भी रहती है। फिर भी इन दोनों की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ओजोन की निश्चित सांद्रता क्या रहती है, टूटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है। फिर भी क्या इनकी सांद्रता, ओजोन की सांद्रता क्या रहती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या बना रह जाएगा। तो विगत वर्षों में क्या देखा गया है, द फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रोस्फेयर इज द नेचुरल फेनोमेना, इट इज डज नॉट इम्पैक्ट ओजोन लेयर। क्या है, नेचुरल फेनोमेना है और क्या है, ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। क्यों, कैसे नहीं डालता, क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं, इसके अंदर फॉर्मेशन भी हो रहा है और डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। और फैल गया। विगत वर्षों में CFC तथा अन्य हेलोजन विशेष रूप से क्लोरीन व ब्रोमीन का उपयोग बढ़ने के कारण ओजोन की विखंडन की प्रक्रिया बढ़ गई है, जिसकी सांद्रता के अंदर क्या आई है, कमी आई है। किसकी, CFC कार्बन फ्लोरो कार्बन के कारण क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण क्या आई है, CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरो का। विगत वर्षों में CFC तथा अन्य हेलोजन विशेष रूप से क्लोरीन व ब्रोमीन का उपयोग बढ़ने से क्या आई है, ओजोन के विखंडन की प्रक्रिया बढ़ गई, जिससे सांद्रता में कमी आ रही है। अब क्या हो रही है, ओजोन क्या हो रही है, ज़्यादा विखंडित हो रही है। क्यों हो रही है, कि क्लोरीन ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या हो रहा है, निकल रहा है, जिसके कारण क्या होता है, वो विखंडन की प्रक्रिया को क्या करता है, तेज करता है। तो विगत वर्षों में CFC तथा अन्य हेलोजन विशेष रूप से क्लोरीन व ब्रोमीन का उपयोग बढ़ने से ओजोन की विखंडन प्रक्रिया क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब ओजोन परत के सर हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले वापस पूरा रिविजन करेंगे। ओजोन है क्या है, ओजोन ओजोन ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिलकर बनी है, एक प्रकार की क्या है, जहरीली गैस है, जहरीली नेचुरल टॉक्सिस है। और ऑक्सीजन के कितने एटम से बनी हुई है, 3 से। अब सौरमंडल के अंदर ओजोन की मात्रा सही है या खराब है, ओजोन बैड इम्पैक्ट डालती है इस पे सौरमंडल के अंदर, और समतापमंडल के अंदर इसकी उपस्थिति क्या है, सही है, क्योंकि ये हमें कौन से अल्ट्रावेव से बचाती है, पैराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। कौन, सप्ताहमंडल के अंदर ओजोन परत, इसे क्या कहते हैं, ओजोनोस्फीयर। क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। अब ओजोन परत की निश्चित कब 220 डॉप्सन तक क्या है, ओजोन। अगर 220 डॉप्सन से क्या इनकी मात्रा कम होती है ओजोन की, तो उसके अंदर क्या देखा जाता है, ओजोन छेद होता है। किसके अंदर, ओजोन परत के अंदर। अब ये छेद कब देखा जाता है, जब अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के अंदर कब देखा जाता है, ये अगस्त के अंत से अक्टूबर के प्रारंभ तक क्या देखा जाता है, ये छेद देखा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर उत्तरी ध्रुव में कहाँ, जो उत्तरी ध्रुव के अंदर कहाँ देखा जाता है, मार्च से अप्रैल तक क्या देखा जाता है, ओजोन छेद देखने को मिलता है। और मतलब अब कुछ वर्षों के अंदर ओजोन की मात्रा के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। किसके कारण हो रही है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण इसकी मात्रा के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इसकी रात के अंदर तो क्या होती है, सांद्रता कम, दिन के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओजोन बनने तक टूटने की प्रक्रिया क्या है, प्राकृतिक रूप से चलती रहती है, फिर भी इसकी मात्रा क्या रहती है, बनी रहती है। ओजोन निश्चित सांद्रता के साथ बनी रहती है। समझ में आया, अभी तक इसमें कुछ, हाँ नहीं मतलब याद हो गया ना ये,
क्या ओजोन क्या एक जहरीली जहरीली है। ऑक्सीजन ये कितने कणों से मिलके बनी है? 3 कणों से। अगर ये सौर मंडल के अंदर हो तो क्या हम क्या बैड इम्पैक्ट डालती है, गुड इम्पैक्ट डालती है? बैड इम्पैक्ट डालती है। और समता मंडल के अंदर हो तो ये क्या है? अच्छी है। किसके लिए क्या करती है? अल्ट्रावेव को क्या रोकती है? सूर्य से आने वाले सूर्य की किरणों के साथ आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को क्या करने है? रोकने का कार्य करती है। 220 डॉप्सन क्या है? 200 डॉप्सन भी क्या, अगर इससे कम होती है तो ओजोन क्या होता है? छेद। अंटार्कटिका में कब बनता है? अगस्त से अक्टूबर। अर्ली अक्टूबर तक। हाँ, फिर प्रारंभ के अक्टूबर के प्रारंभ तक। और फिर बाद के अंदर जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे मार्च से अप्रैल तक क्या बनता है? ओजोन छेद बनता है। ओजोन जी की टूटना और जुड़ना ये प्रक्रिया क्या चलती है? नेचुरल है, क्या चलती रहती है। लेकिन फिर भी इसकी सांद्रता क्या है? निश्चित बनी रहती या बनी रहती है। और फिर बाद के अंदर क्या था इसके अंदर? और आजकल ये इसकी मात्रा कम क्यों, सांद्रता कम क्यों होने लग गई? क्योंकि CFC का कंजम्पशन हमने क्या कर दिया? ज़्यादा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्लोरीन और ब्रोमीन के ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या उत्सर्जित हो रहे हैं, जो विखंडन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जिससे क्या हो रहा है? ओजोन की परत के अंदर क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर ओजोन की परत के अंदर कमी होगी, छेद होगा, तो उससे क्या आएंगी? अल्ट्रावेव कहाँ पे आ जाएंगी? पृथ्वी पर आएंगे। पृथ्वी पर आएंगे तो हम पे ऊपर क्या डालेंगे? बैड इम्पैक्ट डालेंगे। समझ आया? फिर ओजोन प्रसरण के कारण, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिक्रीज हो रही है। कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ऊपर वाला आ गया ना सर सचिन? ओजोन क्या है? जहरीली गैस है। ऑक्सीजन कितने अणुओं से मिली है? 3 अणु से। अच्छा, ट्यूटी में भेजा बोला। हाँ सही है। और सौर मंडल के अंदर ओजोन हो वो क्या गुड इम्पैक्ट डालेगी, बैड इम्पैक्ट? और समता मंडल में जो तो गुड क्या करेगी? वो क्या करती है? हाँ, पैराबैंगनी विकिरणों को रोकने का क्या करती है? कार्य करती है। अगर पैराबैंगनी किरण सीधे आ जाए अपने पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे? वो आ जाएंगे वो श्वसन तंत्र भी नहीं। हाँ, और बाद के अंदर अपनी स्किन डिजीज रही है होने लग जाएंगे। तो वह क्या है? ऊपर ही रहे तो क्या है? अच्छी है। ऊपर से उनको टाटा कर ले तो अच्छा है। साथ में आएंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर बाद के अंदर एक निश्चित कितने मतलब डॉप्सन इकाई के बाद के अंदर ओजोन छेद होने लग जाता है। 220 के। जो अंटार्कटिका के अंदर कब बनता है ओजोन? अगस्त से और अक्टूबर के प्रारंभ। हाँ, प्रारंभ के तक। और जो उत्तरी ध्रुव है उसमें कब बनता है? मार्च अप्रैल से। मार्च अप्रैल के अंदर। और ये घटती बढ़ती रहती है। फिर भी इसकी मात्रा क्या रहती है? बनी रहती है। सांद्रता बनी रहती है। आजकल ये घट क्यों रही है? ओजोन की सांद्रता कम क्यों हो रही है? क्यों हमने किसका प्रयोग कर दिया? क्लोरोफ्लोरो CFC का क्या कर दिया? कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे क्लोरीन और ब्रोमीन क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है। और क्लोरीन के कारण क्या होता है? ओजोन का ज़्यादा अपघटन होता है। उसके अंदर क्या करती है? फिर ये लोग बाद के अंदर बात देखेंगे भी इसको। समझ में आएगा? समता मंडल की लेयर कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? 16 से 25 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओजोन और समता मंडल को क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर, ओजोन परत। ओजोन प्रसरण के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन से? CFC। कौन सी है? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विभिन्न गुण जैसे जंग रोधकता, अज्वलनशीलता, कम विषाक्तता तथा रासायनिक स्थिरता के कारण इसके व्यापक एवं विविध उपयोग हैं। जो क्या है? CFC क्या करती है? एक तो जंग रोधक है। जंग रोधक के CFC के अंदर जिसका CFC में प्रयोग होता है उसके क्या नहीं लगती? जंग नहीं लगती, जिसके कारण हम CFC का क्या कर लेते हैं? ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं। एक क्या है? अज्वलनशीलता है, ये जलती नहीं। क्या नहीं? जलती नहीं। इसके कारण इसका क्या कर लेते हैं? ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं। कम विषाक्तता क्या है? कम जहरीली है थोड़ी।
और तथा रासायनिक स्थिरता है। क्या है? रासायनिक, अब तुम ये जल्दी से किसी के साथ क्या नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, रासायनिक स्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रासायनिक स्थिरता पाई जाती है। पानी भरो ना। रासायनिक स्थिरता क्या है? रासायनिक स्थिरता जल्दी से ऑपरेटिव नहीं होती है। अब गठित नहीं, अब ऐसे हो, कोई कोई होती ना कि मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन उनकी जो रासायनिक स्थिरता इतना गुण नहीं पाया जाता उसके अंदर। जैसे ही करवाना चाह रहे हैं वो दूसरी अभिक्रिया, फिर बाद के अंदर अगर थोड़ा सा भी एलिमेंट चेंज हुआ तो हो जाती है वो दूसरी अभिक्रिया। लेकिन इसके CFC की क्या पाई जाती है? क्या है? स्थायी रासायनिक है। अब इसके अंदर लंबे समय ये क्या पाई जाती है? रासायनिक रूप से क्या है, केमिकल रूप से क्या है, स्थिर है। अभी जल्दी सी और किसी के मतलब एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्या नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। अब कहीं में यूज़ लिया हमने, अब CFC का प्रयोग ले रहे हैं, लेकिन दूसरा एलिमेंट बन गया, वो क्या हो गया, हार्मफुल हो गया हमारे लिए। जो हार्मफुल होगा तो फिर इसका ऐसा क्या करेंगे, उपयोग करने से बचेंगे। लेकिन CFC क्या है, ऐसी इतनी जल्दी क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, इसलिए क्या करेंगे, इसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ा रखा है। फिर अज्वलनशीलता है, ये ऐसा नहीं कि इसमें प्रयोग कर लिया, मतलब इसके अंदर प्रयोग कर लिया, किसके अंदर, AC के अंदर ऐसे प्रयोग किया, अब जल्दी से इसके अंदर आग नहीं लगती। क्या नहीं लगती? अज्वलनशीलता है। और औरों के अंदर ऐसी कोई यूज़ करे जिसके अंदर आग लगे तो उसका क्या है, तो अगर एक दो गैस हमारे पास, एक में आग लगे एक में नहीं लगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इसी के अंदर आग नहीं लगे, इसलिए इसका क्या है, प्रयोग बढ़ गया ऐसे। फिर क्या है, जंग रोधक है, इसका हम किसी में प्रयोग कर रहे हैं उसमें जंग भी नहीं लगती, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम यही प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? यही प्रयोग करेंगे। जंग रोधकता का मतलब समझा? जहाँ पे हाँ जी, जहाँ पे CFC का प्रयोग हो रहा है उसमें क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती। एक से जंग लग रही है, एक से जंग नहीं लग रही, किसका प्रयोग करेगा तुम? हैं? CFC ऐसा प्रयोग करें जिससे जंग नहीं लगे, जो क्या नहीं खराब हो। अरे जंग लगने से क्या होता है, अब किसी पिलर के अंदर तुमने क्या किया, लोहा का उपयोग है, उसके जल्दी से क्या लगी, जंग लग गई, तो फिर वो जो स्तंभ है वो भी गिरने लायक हो जाए थोड़ी दिन। तो हम ऐसा कुछ प्रयोग करें जिसके अंदर क्या लगने लगे, जंग लगे। देखा है कि दिल्ली के अंदर क्या है, एक लोहा स्तंभ है, उसके क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती। हमारे जवान ज्योति चलती थी पहले वो लेकर के आ गया था स्तंभ को, वो ही ना अशोक स्तंभ बोल लगे। तो हम किसका प्रयोग रखेंगे, जिसमें जंग क्या लगे, कम लगे, ऐसे का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसलिए हम क्या करें, CFC का प्रयोग करें। फिर अज्वलनशीलता, अब कहीं पे क्या लगती है, अब कोई दो ऑक्सीजन है, मतलब कोई भी दो क्या है, पदार्थ हैं, एक के अंदर क्या लग जाती है, जल्दी से आग लग जाती है, अरे एक के अंदर नहीं लगती। अरे हमको उसका प्रयोग किस में करना है, AC के अंदर करना है। किसका प्रयोग करेगा तुम? CFC का नहीं करेगा, जिसके अंदर क्या है, अज्वलनशीलता का गुण पाया जाता हूँ, जिसमें आग नहीं लगे। अरे AC के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई, क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, अरे क्या लगे, इसके अंदर आग लग गई, इसके अंदर वो आग वाली थी, अरे क्या लग गई, आग, मर गए यहाँ पे। अगर हमने वहाँ पे प्रयोग कर लेता कि इसका अज्वलनशीलता वाली प्रॉब्लम भी हुई और आग नहीं लगी, तो अब ज़्यादा प्रयोग क्यों बढ़ गया CFC का, क्योंकि ये अज्वलनशीलता है, आग नहीं पकड़ती जल्दी। क्या नहीं पकड़ती, आग नहीं पकड़ती। और रासायनिक स्थिरता, जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब किसी के साथ तो अभिक्रिया करवा रहा है, कोई भी दो केमिकल लिए और उससे क्या करवा, अभिक्रिया करवा रहा है। अब क्या होता है, किसी के अंदर रासायनिक जो स्टेबिलिटी है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। जो रासायनिक अभिक्रिया तो कराना चाह रहा है वो तो करती नहीं, अगर थोड़ा सा भी एलिमेंट उसके अंदर इधर उधर हो गया तो फिर वो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, दूसरा वो क्या बना लेगी, पदार्थ बना लेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करती, इसके अंदर थोड़ा इधर उधर भी होगा तो भी क्या पाई जाएगी, इसके अंदर रासायनिक स्थिरता है। तो ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया इसका, क्या बढ़ गया, ज़्यादा प्रयोग है कि जल्दी से कोई अभिक्रिया भी नहीं करती, तो भाई यही डालो। ज़्यादा सी मतलब आग भी नहीं पकड़ती तो इसका ही प्रयोग में लो। और जंग रोधक भी है, इसके क्या नहीं लगती, जंग भी नहीं लगती। इसके कारण क्या है, इसका प्रयोग बढ़ गया। CFC हैज़ ए वाइड एंड क्या है, वाइड एप्लीकेशन ड्यू टू इट इज़ ए प्रॉपर्टीज लाइक नॉन, बोल रहे इसको नॉन, और ठीक है ना, कोरोसिव। हाँ
एंड नॉन इम्प्लायबिलिटी, लो टॉक्सिसिटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी। क्या है इसके अंदर? केमिकल क्या है? स्टेबिलिटी है। अब इसको जब मेरे को ये कैसे पढ़ूँ, मेरे को पता नहीं क्या है। तो कोरोजिवनेस ये तो है, लेकिन एक एक अक्षर होते तो मैं पढ़ देता। एक एक लिखा करो भाई। नहीं, एक ही हो जाते, वर्ड ही एक ही है। अरे एक एक मतलब ऐसे नहीं बोल रहा मैं। एक एक अरे मीनिंग की बात कर रहा हूँ, कर्सिव वाले। जैसे इसमें चल रहे लाइन ही लाइन चल रहे, टेढ़ी मेढ़ी और फिर इतना बड़ा है। अब देखो, अब CFC का प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं? जंगरोधक एजेंसी ये तो इसके गुण है। गुण है। अब मैंने ये पूछा है कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है? हाँ। इसका प्रयोग किया फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर प्रतिशत के रूप में। अब फ्रिज के अंदर इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जंग ना फ्रिज कहाँ पे रहता है? घर में रहता है। और इलेक्ट्रिक अगर में ऐसा कोई प्रयोग कर लेते हैं जो जल्दी से आग पकड़ ले, और वो उसके अंदर रहता फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज भी क्या पकड़ लेगा जल्दी से? आग। लेकिन हमने कौन सा प्रयोग किया? CFC का। क्यों? ये जल्दी से क्या नहीं पकड़ती? आग नहीं पड़ती। इसके जंग भी नहीं लगती जल्दी से। क्या नहीं लगती? जंग भी नहीं लगती। चलो भाई, अगर 2-3 गुण पाए जा रहे हैं, अच्छे गुण है, जहरीली भी नहीं है। अगर फ्रिज के अंदर कुछ गड़बड़ होगी तो ऐसा कुछ क्या अभिक्रिया नहीं करेगी जिसके अंदर क्या बन जाए? जहर बन जाए किसके अंदर? फ्रिज के अंदर। ऐसा ये जहरीली तो है नहीं, कम विषाक्तता है इसके अंदर, ये जहर भी नहीं बनाएगी। और क्या है? रासायनिक स्थिरता है, कोई जल्दी से कोई अभिक्रिया नहीं करेगी किसके अंदर? फ्रिज के अंदर। ऐसा करेगी अभिक्रिया लो टेम्परेचर पर कुछ और ही अभिक्रिया बन के कुछ और ही बना दी, फिर बाद में जो चीज़ रखी हुई थी उनको खाने से हमारी डेथ हो गई। तो इसका क्या नहीं करती है? ऐसी चीज़ें नहीं बनाती। इसलिए इसका क्या बढ़ गया? उपयोग बढ़ गया। उपयोग क्यों बढ़ गया? दुनिया में हर जगह खाने उपयोग की फ्रिज की जरूरत होने लग गई। जैसे फ्रिज की जरूरत हुई तो इसका क्या होगा? वाइडली क्या हो गया? प्रयोग हो गया। बड़े लेवल पर क्या हो गया? प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हो गया? CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। एरोसोल स्प्रे बनाने के अंदर हो गया स्प्रे। अब इसके अंदर क्या पाई जाती है? स्थायी रासायनिक स्थिरता। अब तुम्हें पता चला सेंट दे रहे हो, उतनी देर में किसी दूसरे से अभिक्रिया बन के सेंट की जगह कोई जहरीली गैस बन गई, जैसे ही लगाए फड़फड़े हो गए, मतलब ये हो गए दाफड़े हो गए। फपोले हो गए। क्या फपोले दाफड़े ये हो गए। पता चला हमने सेंट लगाया तो पता नहीं क्या ही लग गया, तो एलर्जी रही है। तो हमने क्या किसका प्रयोग कर दिया इसके अंदर? CFC का। अगर CFC का प्रयोग करेंगे तो कम चांस है कि तुम्हें क्या हो, मतलब और दूसरी रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर रासायनिक क्या है? स्थिरता है, केमिकल स्टेबिलिटी। क्या है? केमिकल स्टेबिलिटी। और फिर प्रणोदक के अंदर, जलाने के अंदर भी इसका प्रयोग करने लगे। प्रणोदक प्लास्टिक उद्योग में फॉर्मिंग एजेंट के रूप में, आग बुझाने वाले पदार्थों के रूप के अंदर। अब कहीं पे भी आग लग जाती है तो उसके लिए क्या चाहिए? बुझाने के लिए कुछ चाहिए, तो CFC का प्रयोग हमने वहाँ पे बढ़ा दिया, उसमें भी यूज में लेने लग गए। और फिर इलेक्ट्रॉनिक तथा धातुओं से बनने वाले पदार्थों की सफाई हेतु उपयोग के लिए जाने वाले विलायक के रूप में किया है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई धातु है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है, उसकी क्या करनी है? सफाई। ये डाल के इसके हम क्या कर लेते हैं? सफाई कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अब कोई सीमेंट दिया, उसके अंदर क्या नहीं, एक तो जंगरोधक है, सफाई का भी काम कर देती है, तो इसका उपयोग क्या हो गया? बड़े लेवल पर करने लगे। क्या करने लगे? बड़े लेवल पर करने लगे। लेकिन दिक्कत ये हुई इसके अंदर कि जब यह अभिक्रिया करती है तो क्या मुक्त करती है? क्लोरीन मुक्त करती है। क्या करती है? जब ClO- 0O का क्या कराएं? जैसे ऐसे देखो, CF2 Cl2 का क्या कराएं? अभिक्रिया कराएं, तो इससे क्या निकलती है? CClF2, और फिर बाद में कौन सी मुक्त हो रही है? क्लोरीन। क्या मुक्त हो रही है? क्लोरीन। फिर क्लोरीन का ओजोन के साथ क्या कराएं? अभिक्रिया कराएं, तो क्या देखो क्या निकलता है? क्लोरीन, एक वापस क्लोरीन आ गया, फिर क्या निकल गया? ऑक्सीजन। फिर इसका वापस इसके के साथ अभिक्रिया, तो फिर क्लोरीन और ऑक्सीजन निकल गया। मतलब क्लोरीन बार बार क्या निकल रहा है? छूट रहा है। और क्लोरीन देखो यहाँ पे, इस प्रक्रिया के दौरान एक क्लोरीन आयरन 1 लाख ओजोन अणुओं के प्रकाश की सहायता से विखंडन द्वारा ऑक्सीजन बदल देता है। क्या करता है? इस प्रक्रिया के दौरान क्लोरीन का एक आयरन, क्लोरीन आयरन 1 लाख ओजोन अणुओं को प्रकाश की सहायता से विखंडन द्वारा ऑक्सीजन में बदल देता है।
किसके अंदर बदल देता है? ऑक्सीजन के अंदर। अब क्लोरीन जैसे ही मुक्त हुआ, अब क्लोरीन क्या करेगा? ओजोन से अभिक्रिया, जैसे वो ओजोन से क्या करता है? अभिक्रिया करता है, ओजोन को तो कम कर देता है, किसका निर्माण कर देता है? ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? ओजोन को किस में बदल रहा है? ऑक्सीजन के अंदर। जैसे ऑक्सीजन में बदल रहा है तो वहाँ पे किसकी कमी हो रही है? ओजोन की। और ऑक्सीजन में तो बदलता है ही, साथ साथ और एक और क्या कर देता है? क्लोरीन मुक्त कर देता है। क्या कर देता है? क्लोरीन। अब जैसे एक तो ऑक्सीजन में बदल दिया, एक क्लोरीन मुक्त कर दिया, अब ये क्लोरीन वापस क्या करेगा? ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा। अब देखो ऐसे देखो, अब ये क्या है? ओजोन है, इसके साथ कौन अभिक्रिया किया? क्लोरीन। जैसे क्लोरीन इसके साथ अभिक्रिया करता है तो फिर बाद के अंदर एक तो क्या मुक्त कर देता है? ऑक्सीजन। क्लोरीन को किसके अंदर विखंडित कर देता है? ऑक्सीजन के अंदर। फिर एक एक्स्ट्रा और क्या निकाल देता है? क्लोरीन। जैसे क्लोरीन निकालता है फिर ये वापस किससे अभिक्रिया करेगा? ओजोन से। फिर ये वापस ओजोन किसके अंदर? ओजोन इससे किया, फिर वापस ये किसको करेगी? ऑक्सीजन। और क्लोरीन को क्या मुक्त करेगी? फिर वापस ये क्लोरीन किसके साथ करेगा? ऐसे चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर क्या होगा? ओजोन की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। और अन्य ओजोन सहकारी पदार्थ कौन से हैं? और मतलब CFC के अलावा भी और कौन से ओजोन का क्या करते हैं? सह करते हैं। एक तो क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक ब्रोमीन युक्त यौगिक, एक सल्फ्यूरिक अम्ल कण और एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड, टेट्रास क्लोराइड है क्या? टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, कार्बन CCl4, टेट्रा क्लोराइड CCl4। एक तो सहकारी कौन सी है जो ओजोन को कम करती है? नाइट्रोजन एक ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक ब्रोमीन युक्त यौगिक, एक सल्फ्यूरिक अम्ल कण, एक तो कौन? सल्फ्यूरिक के अम्ल और ब्रोमीन युक्त यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो दे ही रखा है इसमें ऊपर, बात ही कर ली इसकी। तो ओजोन को कम कौन कौन से करते हैं? एक तो CFC करता है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड करता है, एक ब्रोमीन युक्त क्या करते हैं? यौगिक, और फिर एक सल्फ्यूरिक अम्ल के, और एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या करते हैं? ओजोन को क्या करते हैं? कम करते हैं। क्या करते हैं? ओजोन को कम कौन कौन करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ब्रोमीन युक्त यौगिक हाँ। और सल्फ्यूरिक अम्ल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक और है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और कार्बन युक्त यौगिक, सल्फ्यूरिक अम्ल के कण और नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC क्या करते हैं? ओजोन को कम करते हैं, ओजोन का क्षय करते हैं, जिससे क्या होता है? ओजोन छेद का निर्माण होता है। अगर ये इतना कम कर दे कि 220 डॉल्सन से कम करते हैं, किसका निर्माण हो जाएगा? ओजोन छेद का। तो हमने क्या करना चाहिए? इसका किसका करना चाहिए? अब इतना CFC के कारण इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करें? इसका उपयोग कम कर दें, जिससे क्या ना हो? ओजोन का क्षय नहीं हो। ओजोन का क्षय होगा तो हमारे लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। किसके लिए? बाद में ओजोन छेद का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा? अल्ट्रावेव सीधी कहाँ पे आ जाएंगी? पृथ्वी पर, और वहाँ पे क्या होंगी? एक तो श्वसन तंत्र के अंदर और बैड इम्पैक्ट डालेंगे, स्किन डिजीज होने लग जाएंगे, ये सारे काम हो जाने लग जाएंगे। तो क्या होना चाहिए? CFC को कंट्रोल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना? कार्बनिक यौगिक को कम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? सल्फ्यूरिक अम्ल के कण को कम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? कार्बन टेट्रा क्लोराइड को कम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? कम किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे ओजोन परत से में ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों की भूमिका। ओजोन के अंदर कौन से जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों की क्या भूमिका? रोल ऑफ पोलर स्ट्रोस्फेयर क्लाउड इन ओजोन डिफ्लेशन। किसके अंदर? ओजोन के डिफ्लेशन के अंदर किसकी भूमिका? क्लाउड की।
किसके? समतामंडलीय बादलों की। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा क्लोरीन नाइट्रेट ClONO2। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन नाइट्रेट सक्रिय क्लोरीन आयन के क्या होते हैं? भंडार होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय क्लोरीन के क्या होते हैं? आयन के भंडार होते हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव। क्या? एक्टिव। अब ये क्या है? क्लोरीन मुक्त करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? क्लोरीन मुक्त करते रहते हैं, जिससे क्या होता है? ओजोन का क्षय होता रहता है। क्या होता रहता है? ओजोन का क्षय होता रहता है। क्या हुआ? ओजोन परत के सिरे से क्या होता है? समतापमंडलीय बादलों की क्या भूमिका। अब एक बार वापस रिवीजन करा देता हूँ, वो जब तक आता है तब तक। अच्छा, ओजोन है वो ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिलकर बनी होती है? 3। ये कैसी प्रकार की गैस है? जहरीली गैस है। सौरमंडल के इसमें इसकी मात्रा क्या है? सौरमंडल में इसकी मात्रा बैड इम्पैक्ट डालती है। समतापमंडल में गुड इम्पैक्ट डालती है। क्या करती है? समतापमंडल में गुड इम्पैक्ट, क्योंकि ये परागीकरणों को रोकती है। ओजोन परत के कार्य के रूप में कार्य करती है, और उसमें जो अल्ट्रावेव आती है सनलाइट की साथ, उसको क्या करती है? रोकने का कार्य करती है। फिर बाद के अंदर समतापमंडल की जो कहाँ तक है? समतापमंडल 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के अंदर क्या जाई जाती है? समतापमंडल। इसको क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर, ओजोन परत 16 से 25 किलोमीटर के अंदर। अब इसके अंदर की मात्रा 220 डोप्सन हो जाए, इससे कम हो जाए तो क्या हो जाएगी? ओजोन छेद। ओजोन छेद किसके अंदर? जब दक्षिणी ध्रुव में कब होता है? दक्षिणी लास्ट अगस्त से अक्टूबर के मध्य तक। और वो उसके अंदर उत्तरी ध्रुव के अंदर मार्च से अप्रैल। अब और बताऊं, ये हो गया। और फिर बाद के अंदर इनके जो विखंडन की, ओजोन को विखंडन की, इनकी प्रक्रिया क्या चलती रहती है? प्रक्रिया चलती रहती है। जुड़ने की और टूटने की प्रक्रिया क्या रहती है? फिर भी इसकी सांद्रता क्या रहती है? बनी रहती है। क्या रहती है? बनी रहती है। और ये तो हो गया, ओजोन हो गया। अब क्या पढ़ाया था उसके बाद में? अब CFC के इसके प्रभाव क्या? CFC के कारण क्या प्रभाव? CFC क्या है? एक प्रकार की ज्वलनशीलता वाली, कम विषाक्तता वाली, स्थायी रासायनिक स्थिरता और कम विषाक्तता, जंग रोधकता के कारण इसका क्या बढ़ गया? उपयोग कहाँ पे ले जाएंगे? फ्रिज के अंदर प्रतिशत के रूप के अंदर, प्रणोदक के अंदर, और जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनके चीज़ों को क्या करने के लिए? साफ करने के लिए, स्प्रे के बनाने के अंदर इनका क्या करें? उपयोग करें, जिससे क्लोरीन ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या हो रहा है? निकल रहा है। जिससे क्लोरीन किससे अभिक्रिया करता है? ओजोन से। क्या बनता है? ओजोन से अभिक्रिया बन के क्या बना देता है? ऑक्सीजन। और साथ ही साथ में क्या छोड़ देता है? क्लोरीन। वो क्लोरीन फिर से क्या करता है? ओजोन के साथ अभिक्रिया। फिर बाद के अंदर ऐसा ऐसा चलता रहता है। समझ में आया? ओजोन परत से ध्रुवीय समतापमंडल बादलों की भूमिका। ओजोन परत में ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों की भूमिका। अब देखो, जो समतापमंडलीय ध्रुवीय बादल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा क्लोरीन नाइट्रेट। क्या? क्लोरीन नाइट्रेट ClNO2 सक्रिय क्या होते हैं? क्लोरीन के भंडार होते हैं, आयन के। तथा जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरीन आयन क्या क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? HCl तथा क्लोरीन नाइट्रेट क्या करते हैं? सक्रिय क्लोरीन के आयन के भंडार होते हैं। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या कर देते हैं? क्लोरीन आयन को क्या कर देते हैं? मुक्त। क्लोरीन आयन को मुक्त करने से क्या होता है? सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा क्लोरीन नाइट्रेट के मध्य अभिक्रिया बहुत धीमी या ना के बराबर होती है। सामान्य परिस्थितियाँ हूँ, जब समतापमंडलीय बादल नहीं हो ना, क्या नहीं हो? समतापमंडलीय बादल नहीं हो तो क्या होता है? सामान्य परिस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा क्लोरीन नाइट्रेट के मध्य अभिक्रिया बहुत ही धीमी, मानो तो क्या होता है? ना के बराबर होती है कि ज़्यादा अभिक्रिया।
परंतु इसके मध्य ध्रुवीय समता मंडलीय बादलों की उपस्थिति हो जाए तो इसके कारण तेजी गति से क्या होती है, अभिक्रिया होने लगती है, जिससे अधिक मात्रा में क्या मुक्त होने लगता है, क्लोरीन। जैसे क्लोरीन ज़्यादा मुक्त होगा तो क्या होगा, ये ध्रुवीय समता मंडलीय बादल न केवल क्लोरीन आयन मुक्त करते हैं बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। क्योंकि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड उपस्थित हो तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन नाइट्रेट के क्या बनाता है, भंडार बना लेता है। इसलिए ध्रुवीय समता मंडलीय बादलों के कारण ओजोन क्षरण में तेजी से क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऐसा कहना चाह रहा है कि ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन नाइट्रेट, ये सामान्य परिस्थितियों में जब सप्ताह मंडलीय ध्रुवीय बादल न हो, सप्ताह मंडलीय ध्रुवीय क्या न हो, बादल न हो, तो ये अभिक्रिया की किसके बराबर करते हैं, ना के बराबर करते हैं। लेकिन इनकी उपस्थिति हो जाए इसके अंदर तो फिर ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रेट और क्लोरीन नाइट्रेट के मध्य अभिक्रिया क्या हो जाती है, तेज़ी से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में क्या रिलीज होता है, क्लोरीन। अब ज़्यादा क्लोरीन रिलीज होगा तो क्या होगा, ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन के अंदर बदल देगा और फिर क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन को बदल देगा धीरे 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 धीरे, ऐसे करके ओजोन को किस में बदलता लाएगा, ऑक्सीजन के अंदर बदलता लाएगा। जैसे ऑक्सीजन के अंदर बदला ओजोन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक दिन ऐसा हो जाएगी 200 डॉप्सन से कम हो गई, फिर क्या हो गया, ओजोन छेद हो गया। ओजोन छेद होने से क्या हो गया, अल्ट्रावेव धरती पर आ गई। जैसे पृथ्वी पर आई तो हमारे ऊपर क्या डालने लगी, बैड इम्पैक्ट डालने लगी। तो क्या है, लेकिन और साथ साथ और क्या करता है, अरे ये मतलब ये दोनों भी क्रिया करते हैं, क्लोरीन तो मुक्त करते ही हैं, फिर साथ साथ और क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। कौन, जब ये दोनों भी क्रिया करते हैं तो क्या कर लें, नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। क्योंकि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड उपस्थित हो तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन नाइट्रेट के क्या बना दे, भंडार बना दे। इसलिए ध्रुवीय समता मंडलीय बादलों के कारण ओजोन में क्षरण में क्या आ रही है, तेजी से क्या आ रही है, कमी आ रही है। और ये हो जाती है, फिर समझ में आएगी। ये नीचे वाले हैं तो ऐसे कैसे याद है, और मतलब एक तो क्लोरीन का तो क्या करता है, निर्माण करता है, और फिर साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थित होता है तो ये क्लोरीन साथ साथ क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ क्या नहीं करता, अभिक्रिया। अगर वो होता तो क्लोरीन नाइट्रेट के क्या बना लेता, भंडार बना लेता। इसलिए ध्रुवीय समता मंडलीय बादलों के कारण ओजोन क्षरण तेजी से हो रहा है। ओजोन प्रसरण का प्रभाव, अगर ओजोन प्रसरण के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, ये देखो। ओजोन परत की मोटाई सांद्रता में क्या रही है, कमी के कारण पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी विकिरणें अत्यधिक मात्रा में पहुंचने लगते हैं, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य, जंतुओं, पादपों, सूक्ष्म जीवों, उपयोगी सामग्रियों तथा वायु की गुणवत्ता पर क्या पड़ रहा है, गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सीधी सी बात है, अगर क्लोरीन ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होगी, रिलीज होगी, तो बाद में किसका निर्माण करेगी, वो ऑक्सीजन बनाएगी और ओजोन को क्या कर देगी, कम कर देगी। जैसे ओजोन कम होगी तो फिर बाद के अंदर उसके अंदर ओजोन छेद हो जाएगा। ओजोन छेद होने से क्या होगा, अल्ट्रावेव क्या हो जाएंगी, पृथ्वी पर आएंगी। पृथ्वी पर आने से अल्ट्रावेव सूक्ष्म जीवों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, पादपों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, मानव स्वास्थ्य पर क्या डालेंगी, बैड इम्पैक्ट डालेंगी, और वायु की गुणवत्ता पर क्या कर डालेंगी, बैड इम्पैक्ट डालेंगी। समझ में आया। इसमें संभावित जोखिमों के जैसे नेत्र का रोग हो गया, त्वचा रोग हो गया, संक्रामक रोग तथा त्वचा कैंसर के मामले बढ़ जाते हैं। क्या होता है इससे, एक तो नेत्रों पर क्या है, आपकी दृष्टि जा सकती है, क्या जा सकती है, आपका विजिबिलिटी जा सकती है। नेत्रों से संबंधित क्या हो सकता है, आपको रोग हो सकता है। त्वचा का क्या हो सकता है, अब ऐसे फुंसी हो गई, एलर्जी हो गई, ये हो सकता है। संक्रामक कोई रोग हो सकता है जो संक्रमण के कारण क्या हो, फैलता हो। और कभी कभी क्या हो सकता है, त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, त्वचा का कैंसर भी होता है। ऐसे मामले क्या हो जाते हैं, अल्ट्रावेव के कारण
बढ़ जाते हैं। पैराबेंगनी क्या होती हैं? खराब होती हैं मानव स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए? मानव हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। क्या करती हैं? कैंसर बढ़ा सकती हैं, नेत्र पे आई डिजीज हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, और क्या हो सकता है? डिजीज और इन्फेक्शन वाले क्या हो सकते हैं? डिजीज हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? हैं? प्लांट्स पे क्या कर सकते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट। एनिमल्स पे क्या डाल सकते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे क्या डाल सकते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट। और एयर क्वालिटी पे क्या डाल सकते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट। इट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स एंड प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑन एयर क्वालिटी। Okay. Potential risk include on increase in the incidence of eye disease, skin cancer, और infection disease। और किस किस को बढ़ाते हैं? इन्फेक्शन डिजीज बढ़ा दिया। आई क्या हो गया? डिजीज हो गई। स्किन कैंसर हो गया। ये सबको कौन बढ़ाता है? ओजोन। इनकी क्या बढ़ जाते हैं? संभावित पोटेंशियल रिस्क, जोखिम बढ़े। संभावित है कौन सा? इनके जो रिस्क है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कौन सा? पोटेंशियल रिस्क इंक्लूड एन इंक्रीज इन द क्या होता है? आई डिजीज, स्किन कैंसर एंड इन्फेक्शन डिजीज। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एयर क्वालिटी को क्या करता है? बैड इम्पैक्ट्स। और ह्यूमन हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट्स, एनिमल्स पे बैड इम्पैक्ट्स, प्लांट्स पे बैड इम्पैक्ट्स। किसके कारण? ओजोन के प्रसरण के कारण। किसके कारण? ओजोन की लेयर के अंदर क्या हो जाए? कमी हो जाए। क्या हो जाए? ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीज डिजीज, स्किन डिजीज, आई डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज। इनकी क्या बढ़ जाती है? पोटेंशियल रिस्क। क्या हो जाती है? पोटेंशियल रिस्क इंक्रीज। ओके, डू नॉट एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? तो ओके, ओके, अंडरस्टैंड बॉयज एंड गर्ल्स। इसे संभावित जोखिमों में जैसे नेत्र रोग। कितनी देर हो गई इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों का मुंडा उतर गया है। हाँ। क्या उतर गया? मुंडा। अब इंग्लिश वाला को उतरता होगा तब हैं? शरण रे शरण। ये तुम्हारे तो ऐसे है, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता। इन्होंने बचपन से इंग्लिश खाई है, हिंदी खाने में पच नहीं पाते। अब हिंदी खा रहे हैं, जो पाचन नहीं हो रहा तभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसे होता है अगर थोड़ी सी अब तुम्हारे लिए चर्चा हो जाती है हिंदी वालों, क्या हो जाता है? 2 मिनट के अंदर याद हो जाते हैं। अब इनको बेचारों को क्या होता है? थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर मतलब क्लास लेने का फ़ायदा तब भी होता है, एक तो समझ में तो आ जाता है। फिर अगर उनके शब्द भी बोल दिए जाए तो क्या है? थोड़ा अब तेरे को अपने आप ही पता है। अपने मैं पूछता कि कौन से रोग होते हैं, फिर ये देखती 4 बार, अब सीधे बता देगा आई डिजीज, स्किन डिजीज एंड स्किन कैंसर्स। आप देखो ऐसे बोलती जाती है। ये होशियार है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर ये तो मामला इस पर ये खा रहा है। क्या अपने पास पीपीटी नहीं है ऐसी जो इंग्लिश और हिंदी के अंदर हो? ऐसी बनाएंगे एकदम, जब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसके अंदर बनाएंगे। हिंदी बनाएंगे ऐसा करना खाद्य के अंदर। इसके संभावित जोखिम जैसे हो गए तो इन विकिरणों से जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए को सीधा नुकसान पर, डायरेक्ट इम्पैक्ट टू डीएनए। किस पे? डीएनए को डायरेक्ट डैमेज टू डेंस हाँ। जेनेटिक। और इन विकिरणों से जीवों की क्या सेल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है। और कौन सा? डायरेक्ट डीएनए पे। इन विकिरणों से जीवों की कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए को क्या पहुंचता है? सीधा नुकसान पहुंचता है। अल्ट्रावेव बी के कारण पादपों में विकासात्मक अभिक्रियाओं को क्या होते हैं? डेवलपमेंट क्या होती हैं? जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रभावित होते हैं। इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। अल्ट्रावेव के कारण पादपों में विकासात्मक अभिक्रियाएं क्या करती हैं? प्रभावित
हो जाती है। इन विकर्णों से पादप पलवों की क्या हो जाती है, गतिशीलता प्रभावित होती है, जिसके कारण इनमें जीवित रहने की क्या हो जाती है, दर कम हो जाती है। पादप पलव कौन से थे पता है आपको? जब हमने क्या पढ़ा, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, क्या पढ़ा, बायोमैग्निफिकेशन, उसके अंदर क्या थे, पादप पलवक, जो पीओपी की मात्रा सबसे पहले जो जैव जैव क्या होता है, जैव संचयन सबसे पहले कहाँ पे हो रहा था, जैव पादप पलवक के अंदर। अब वहाँ पे क्या है, उनकी जीवित रहने की क्या डाल देते हैं, जो रहने की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पादप पलवक पहले पीओपी की मात्रा किसके अंदर होती है, सबसे पहले किसके अंदर एकत्रित होती है, पादप पलवक के अंदर, वही क्या कहलाता है, जैव संचयन। पादप पलवक से बाद में जंतुपालक, जंतुपालक से छोटे से बड़ी पाद के अंदर होमांस, ये क्या था, जैव आवर्धन। तो पादप पलवक की जो क्या थे, गतिशीलता प्रभावित होती है, जिसके कारण जीवित रहने की जो क्या है, दर हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन विकर्णों के कारण स्थलीय तथा जलीय जैव भू रासायनिक चक्र पे नकारात्मक रूप से क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, जैव भू रासायनिक चक्र पर, किसके ऊपर, जैव भू रासायनिक चक्र के ऊपर। कितने हैं ये, क्या नाम है, डीएनए के बाद में कौन सा टॉपिक हुआ है, डीएनए के बाद में इसके वो चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहे हैं, ओजोन प्रसरण के प्रभाव, कि इसके ऊपर क्या डलते हैं, प्रभाव। इसके अंदर प्रभाव कौन सा है, प्रभाव नंबर 4। समझ आया क्या, तेरे पास है नहीं क्या, बताऊं क्या कौन सा है? मैं तो ये बोल रहा था, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड अफेक्टेड यूवीबी रेडिएशंस, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन फॉलो ऑफ यूज ऑफ सीएफसीज। हाँ, ये तुम लोग लिखा रखा होगा इसके अंदर में। फिर उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया। अच्छा, तू मतलब पूरे लिखता नहीं है? नहीं लिखता हूँ, एक मतलब तू बार बार में यही लिखता रहता है, तो करता क्या है क्लास के अंदर? ना ये तो मेरे लिखे हुए हैं, ये वाला तो आईएएस के आरएस वालों के अंदर तेरे से ज़्यादा लिखा रखा है, और बात करता हूँ पूरा लिखता हूँ। अरे बात क्या हो रहा है, चल क्या रहा है बाबू भैया? नहीं ये पूरे लिखे हुए हैं। इन विकर्णों के कारण स्थलीय तथा जलीय जैव भू रासायनिक चक्र को क्या आता है, नेगेटिव रूप से क्या आता है, प्रभावित करता है। समझ में आएगी? हैं? जल में जो पशु पक्षी, अरे नहीं, ये तो मतलब ये तो अच्छा, ये पांचवा समझ में नहीं आएगा। सूअर पक्षी कड़े मिल गए। इन विकर्णों का कारण स्थलीय जलीय जीवों लोगों को कृत्रिम तथा प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जैव बहुलक तथा अन्य व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण सामग्री इन विकर्णों के कारण नेगेटिव रूप से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। कितने लगता बात में बात करें तो घंटे पूजा पड़ी करे से नहीं धीरेवती और नहीं इंग्लिश में मारवाड़ी नेगेटिव बारे क्लास में एक सॉरी बोले थे बार के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड वे प्रेजेंस द रूट कंबाइन विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अरे इसमें क्या होता है कि अब गला बैठ जाता है। अब तुम्हें इतने चिल्ला के बताने से फिर बाद में क्या है, मतलब नाम नहीं आते इसे, फिर पानी तुम रखते हो नहीं इधर। समझाने के लिए बोलना पड़ता है, उस हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है, फिर समझ कभी भी समझाओ ना, तब बॉडी लैंग्वेज आपकी जैसे समझा रहे हो वैसे हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है समझाने के अंदर। फिर मेरे को बोलना कम पड़ता है, बॉडी की जो मेरा जो बॉडी जैसे बिहेव कर रही है ना, उस आधार पर क्या हो जाते हो तुम ज़्यादा मतलब इफेक्टिव समझाता हूँ। अब मैं तुम्हें ऐसे एकदम स्ट्रिक होके, कृत्रिम प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जैव भौगोलिक तथा अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण सामग्रियाँ इन विकर्णों के नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। क्या समझ में आया? ऐसे नहीं, कृत्रिम तथा प्राकृतिक रूप से मिलने वाले क्या जैव बहुलक तथा अनेक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण सामग्रियाँ इन विकर्णों के कारण नकारात्मक रूप से क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ऐसे क्या है, समझने के अंदर क्या होती है, सुगमता होती है, सरलता होती है, इसलिए ये जोर लगाना पड़ता है। क्या होता है, एक बार वो कीजिए, हम तुम बोले थे ना तुम टावर लग जाए बैठ के सुन रहे हैं इसमें तो वो तो कृत्रिम प्राकृतिक रूप से कृत्रिम एम को ना वो तो मतलब बीमार है मत ऐसे बोले कौन ना रोटी कौन कौन था
जलता ना वो जलता क्या जलीय जीवों को मैंने मैं कहा बोलूँगा पक्षी की अब मेरी मम्मी ने घूमो तो तुम और रोटी आवाज खा सुने करते सुने बोला हमारे बोले कि जलीय जलीय पशु और पक्षी की वाकई में जरूरत था जलीय प्राणी पर पशु और पक्षी की कमी है। ना भगवान 2-4 दिन से डायलॉग मेरा कृत्रिम तथा प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जैव भौगोलिक तथा अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण सामग्रियां इन विकिरणों के कारण क्या होती है, नकारात्मक रूप से क्या होती है, प्रभावित होती है। अब देख लो इनको दोबारा समझ लो एक बार। क्या है, क्लोरीन वाला तो समझ में आ गया होगा। क्लोरीन के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण। ओजोन किसमें परिवर्तित हो जाती है, क्लोरीन के अंदर। ओजोन किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। फिर कौन सी रिलीज होते हैं, एक क्लोरीन। क्लोरीन फिर वापस किससे, ओजोन से रिएक्ट करता है, फिर बाद में क्या बनती है, ऑक्सीजन। फिर बाद के अंदर क्लोरीन। ऐसे साइकिल चलता रहता है। इसके अंदर उसके कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसके अंदर, ओजोन के अंदर। और जैसे कमी होती है तो बाद में क्या है, ओजोन छेद हो जाता है। इसकी मात्रा 220 डॉप्सन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर अल्ट्रावेव कहाँ पे आ जाती है, सीधी पृथ्वी। सीधी पृथ्वी पर आने बाद में क्या इम्पैक्ट डालती है, एक तो स्किन डिजीज होने लग जाते हैं। पादपों पर क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। सूक्ष्म दर्शकों पर क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगते हैं। ये सारी चीज़ें और क्या करती हैं। अभी देखो इधर जो ओजोन परत श्रेणी का प्रभाव, ओजोन परत की सांद्रता चीज बता ना, ओजोन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन डे टाइम। हाँ ओजोन कंसंट्रेशन इंक्रीज डे टाइम एंड रिड्यूस इन नाइट इन ट्रोपोस्फेयर। हाँ बताऊँगी इसको, हाँ बताया तो था, अब आप अभी वापस बता देता हूँ। ये लो, ये क्या है, ओजोन है। अब बताऊँ दूसरे तरीके से, क्योंकि अब दूसरी बात याद आ गई। क्या गई, दूसरी बात याद आ गई। पहले वाला क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। है ना, क्या हो गया, पहले वाला थोड़ा सा गलत होगा। अब देखो, दिन के अंदर क्या होते हैं, CFC ये ज़्यादा होती हैं, क्या होती हैं, गलत नहीं हुआ वो भी, लेकिन फिर भी आपको मैं क्या बता देता हूँ, और भी अच्छा बता देता हूँ। दिन के अंदर क्या हो रहा है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इनकी जो सांद्रता है वो बढ़ रही है। जो बढ़ रही है सूर्य के, क्योंकि रात को तो ये साधन ज्यादा चलते हैं ना। गाड़ी घोड़े के, हाँ। और रात को कम चलते हैं। और हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना की ज़्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है इनको देख के कि सब कुछ ज़्यादा समझ जाएंगे, तो इसको ऐसे सीधा याद ही कर ले तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ? क्या कर लें, सीधा याद ही कर लो कि दिन के अंदर सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रात को घट रही है। रात को बढ़ जाती है। क्या चल रहा है इसके अंदर। हाँ यही बात सही है। यदि तुम इसके अंदर के टॉपिक अच्छा है, वैसे टॉपिक अच्छा नहीं, मतलब इसको समझने के लिए तुम्हें समझने के लिए साइंटिफिक क्या ही है। चीजें समझनी पड़ेगी पहले। अब नहीं, अब मैं जैसे बताऊंगा फिर बाद के अंदर ये सारे ट्रैप हो जाती है, यूवी रेज आती है, ट्रैप हो जाती है, फिर उसके बाद ये वाली चीज। अरे सुबह ऐसे होता है, देख क्या देख रहा है ऐसे, मैं बताऊँ। अब इसके अंदर सुबह क्या होता है कि ये ट्रैफिक रूप है कि जैसे चलता है, ये सारी चीज़ें अंदर उसके अंदर क्या होते हैं, जो गैस होते हैं ना, वो कहते हैं ऊपर उड़ते हैं। जैसे ऊपर उड़ते हैं तो एक लेयर बनती है, किसकी, जो मतलब ये कार्बन, जो बाद के अंदर जो ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, उसको क्या नहीं जाए तो वापस परावर्तित नहीं हो, एक लेयर बन जाती है मोटी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गिरी, इनको ये क्या नहीं निकलने देती, बाहर नहीं निकलने देती। जैसे ये बाहर नहीं जा पाती तो उसके अंदर जो ओजोन की सांद्रता है ना, उसके साथ भी क्या नहीं करेंगे, ओजोन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ओजोन तक क्लोरीन पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर अभिक्रिया करेगा क्या, समझ में आएगा। अभी बताते हूँ वापस। अरे देख, सुबह जो मतलब ऐसे हो या यातायात है, ये सभी चले। अब इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की क्या बढ़ गई, यहाँ पे लेयर बढ़ गई। अब ये लेयर, इसके कारण ये और जो ये वहाँ पे क्लोरीन ये है ना, यहाँ से इसको क्या नहीं कर पा रहे, पार नहीं करे। सौरमंडल के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। अब सौरमंडल के अंदर इनकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है। अब ये रात को धीरे धीरे ये लेयर हटेगी, क्या होगी, लेयर हटेगी। फिर बाद में क्लोरीन ये कहीं पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बाद के अंदर रात को क्या हो गया,
क्लोरीन से क्या करेंगे, ओजोन से क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और उसको क्या बदल देंगे, ऑक्सीजन के अंदर। फिर अब क्या हो रही है, इसकी सांद्रता के अंदर कमी, लेकिन दिन के अंदर क्या हो रही थी, इनकी सांद्रता बढ़ रही थी क्योंकि क्लोरीन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था ऐसे। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरीन है, ये क्या दिन के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस। तो मतलब ज़्यादा वाइड जो भारत के अंदर ले रहे हैं, इसका कि भारत और चीन के अंदर पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यातायात साधनों का प्रयोग कहाँ पे करते हैं ज़्यादा, भारत और चाइना इनके कारण एक वो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, जिसके कारण ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरीन, ये ऊपर जा नहीं पाते। अब ओजोन के पास जाएंगे नहीं तो उसके साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे तो उसके पैर जो लेयर है उसके अंदर कमी नहीं आएगी। लेकिन शाम को जैसे ये क्या धीरे धीरे ये ट्रैफिक करता जाता है और जैसे ये लेयर के अंदर कमी आती है तो फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके क्या अभिक्रिया करते हैं, उनके अंदर सांद्रता के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन इतना क्या ही करना, उनको सीधे से याद कर लो कि दिन के अंदर क्या होती है कंसंट्रेशन ज़्यादा और रात को क्या होती है, कम होती है। समझ गया, बताया मैंने उस टाइम भी ऐसे ही था, लेकिन उस टाइम ओनली यातायात ही बताया था, अब यातायात के वो नहीं बताया। अब मैं जैसे ये पूछा था मेरे को ये भी याद आ गया कि हाँ ऐसा है, तब बता कुछ था, गलत नहीं हुआ था। ये क्या बोला, मास्टरी चेंज कर दूंगा मैं, एक तो नई बात बताऊँ तुम्हारे याद अरे मास्टर चेंज करने के लिए लगा हुआ है, इतनी तो फीस भी नहीं थी भाई साहब। हेलो हाँ, इस तू टाइम की तरह मत देगा, 3 दिन से इकोलॉजी क्लास ले रही है। मैं मत तो 8 पेज होगा मको क्या हो गया, वो जब चीनी चीनी से पेज ये सारे तो मैंने अभी तो रिवीजन करा दिए, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बस यहाँ पे जो प्रभाव नहीं है ना, ये करने के बाद में ये थोड़े 5 पेज हो रहे हैं, बस बाद के अंदर ओजोन कंप्लीट हो जाए आज। नहीं फिर ऐसे रख दो, ओजोन परत का शरण रख लेंगे ना, उसको रहने देंगे को कौन सी ये बाद में पढ़ा दूँगा कल। आज आते इसके वो देख लो, पढ़ा दे शरण की प्रभाव किसकी काली समझौता। इन विकिरणों के कारण स्थलीय और जलेबू ये तो होगा ना कृत्रिम रूप से ओजोन प्रसरण का नियंत्रण। क्या, ओजोन प्रसरण का नियंत्रण। फिर कौन से, वियना सम्मेलन। क्या, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1985 के अंदर। इस सम्मेलन में ओजोन परत क्षय को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की रूपरेखा तैयार की गई। क्या की गई, रूपरेखा तैयार की गई। यदि यहाँ पर CFC के उपयोग को कम करने तो सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया, नहीं लिख रखा नहीं तो यार आइए समझ पढ़ाओ घंटा। हाँ ना मत तो खड़े और खड़े जो वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, वियना, हाँ ये सही करते हैं। वियना सम्मेलन कब होता है, 1955 के अंदर, 1985 के अंदर। किसके अंदर होता है, 1985 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को रूपरेखा तैयार करने की यहाँ पे अंतर जो ओजोन का क्षय है ना उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है। लेकिन CFC के उपयोग को कम करने के लिए सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से यहाँ पे क्या नहीं हो पाता है, बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाता है। समझ में आए, क्या समझ में नहीं आया, सीधी सी बात है। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1985 के अंदर हुआ। सदस्य देशों के अंदर मतलब ओजोन क्षय को क्या कैसे कम किया जाए इसके रूप में क्या। अब इसको सुने बंद कर, बाद में लिखूंगा, सुन लो था। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1985। क्या किया इसके अंदर, इसके अंदर एक फ्रेमवर्क बनाया गया, रूपरेखा क्या की गई, तैयार की गई। और बाद में जैसे इसके अंदर रूपरेखा तैयार की, अब इनके सदस्य देश थे ना, अब इसको देशों कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बना पाए। इसे क्या, रूपरेखा को इसे लागू नहीं कर पाए कानूनी रूप से। एक तो ऐसा कोई कानून बन गया, बाध्यकारी हो गया, अब तुम ओजोन क्षय को क्या करोगे, कम ही करोगे, मतलब CFC का उपयोग कम करोगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं, एक ओनली उन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया कि ऐसे ऐसे क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन इसको कानूनी रूप से बाध्यकारी रूप से क्या नहीं कर पाए, लागू नहीं कर पाए। किसके अंदर, सदस्य देशों। वियना सम्मेलन के अंदर जितने सदस्यों ने भाग लिया उन्होंने अपने ऊपर क्या नहीं कर पाए, इसको बाध्यकारी रूप से क्या नहीं कर पाए। तो वियना सम्मेलन कब हुआ, 1985 के अंदर। क्यों हुआ,
ओजोन का क्षय को रोकने के लिए क्या करने पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया, एक रोड मैप तैयार किया गया। लेकिन इसको सदस्य देशों के अंदर मैंडेटरी रूप से क्या नहीं किया गया, कानून में लीगली बाइंडिंग नहीं किया गया, कानूनी रूप से क्या नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। फिर 2 साल के बाद में कौन सा होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन तथा उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जो समझौता उसे क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये कहाँ पे हुआ, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ, मॉन्ट्रियल। और कनाडा की राजधानी भी क्या है, मॉन्ट्रियल। और उसके शहर में जो समझौता उसे क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ, 1987 में। क्यों हुआ, ओजोन को क्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन तथा उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए। किसको, जो ओजोन परत का क्या करते हैं, क्षरण करते हैं, उनके उपयोग को और उनके उत्पादन को क्या करने के लिए, नियंत्रित प्रतिबंधित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए क्या हुआ, एक समझौता, उसे क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो कहाँ पे हो, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1987 में। 16 सितंबर 1987 को इस सदस्य देशों के हस्ताक्षर के लिए जारी किया गया तथा इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे कब आता है, 16 सितंबर। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। 16 सितंबर 1987 को सदस्य देशों ने हस्ताक्षर के लिए जारी किया गया। ये क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब जारी किया गया, हस्ताक्षर के लिए। कि हमने ये फ्रेमवर्क क्या कर लिया, तैयार कर लिया। जैसे ये फ्रेमवर्क तैयार किया, अब इसके ऊपर क्या चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। मैंने जब भेजा है, विकास के पास भेज दिया, हस्ताक्षर किया, ललिता के पास भेज दिया, हस्ताक्षर। ये किस दिन जारी किया, 16 तारीख को। क्या थी, 16 सितंबर। उसको दिन हमने क्या सेलिब्रेट करने लगे, वर्ल्ड ओजोन डे। क्या, वर्ल्ड ओजोन डे। ये प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। 1 जनवरी 1989 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। क्या, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। क्या, 16 सितंबर को। 1 जनवरी 1989 से क्या कर दिया, इसको हमने लागू कर दिया। क्या कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन क्या कर दिया, किसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। कहाँ पे हुआ, कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। उसके अंदर क्या हुआ, ये समझौता, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ, 1987 के अंदर। इसके अंदर जो ओजोन को क्षय करने वाले पदार्थों को उपयोग तथा उनके उत्पादन को कम करने के लिए या प्रतिबंधित करने के लिए क्या किया गया, ये समझौता किया गया। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब हस्ताक्षर के लिए जारी किया गया, 16 सितंबर 1987 को। इसी दिन हमने क्या कर दिया, ओजोन दिवस को घोषित किया, वर्ल्ड ओजोन डे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या प्रावधान रखे गए, इसमें कहा गया है इस समझौते के तहत सभी सदस्य देश, सभी जो सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो CFC के उत्पादन तथा उपयोग को वर्ष 1986 के स्तर तक बनाए रखेंगे। इसमें वृद्धि को प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या बोला इन्होंने, सीधी सी बात बोली कि इस समझौते के तहत सभी सदस्य देश, क्या, सभी सदस्य देश, पहले इसके अंदर देख लो, नहीं फिर बाद में ऐसे समझौते। इस समझौते के तहत सभी सदस्य देश CFC के उत्पादन तथा उपयोग को वर्ष 1986 के स्तर तक बनाए रखेंगे। इसमें वृद्धि पर प्रतिबंध किया गया। सीधी सी बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सीधी सी बात बोल रहे हैं कि CFC का जितना उत्पादन 1986 के अंदर हो गया, उससे ज़्यादा उत्पादन अब बढ़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, उत्पादन नहीं बढ़ना चाहिए। कब से, 1986 से ज़्यादा क्या नहीं, उत्पादन नहीं बढ़ना चाहिए। वहाँ पे क्या कर दो, रोक दो। अब मेरे को क्या है, मेरी एज कम बतानी है तो मेरा बर्थडे मनाना रोक दो, वहाँ से क्या कर दो, रोक दो। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि 1986 के अंदर 10% अगर क्या होती थी, CFC उत्सर्जित होती थी, तो अब इससे ज़्यादा नहीं होगी, 10 से क्या होगी, कमी होगी। अगर ज़्यादा की तो फिर बाद में इसका क्या होगा, उल्लंघन होगा। किसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। वर्ष 1998 तक CFC का उत्पादन तथा उपयोग घटाकर 50% तक कम कर देंगे। कितना कर देंगे, 50% तक क्या कर देंगे, 1998 तक क्या कर देंगे, 50% इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितना कर देंगे, 50% कम कर देंगे।
कब तक 1998 तक। और कब तक के मतलब बेस लिया गया ईयर को 1986 को क्या लिया गया बेस ईयर कि वहाँ तक जितना उत्पादन हो गया उतना की कितना रखोगे स्थिर रखोगे, उससे आगे इसको नहीं बढ़ाओगे। और 1998 तक इसको क्या कर दोगे 50% कर दोगे। अगर 10% क्या कर रहे थे उत्पादन कर रहे थे कितना कर दोगे ठाकर 5% कर दोगे। कितना कर दोगे 5%। अरे 10 का 50% कितना हुआ 5%। तो 1998 तक कितना कर देंगे 5% कर देंगे। कब से लागू हुआ 1 जनवरी 1989। कब हुआ 1 जनवरी 1989 के दिन। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987। और इसके अंदर क्या किया गया 1987। और ओजोन दिवस भी कब मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्या किया गया इस दिन हस्ताक्षर के लिए क्या किया गया धक्का दिया गया उसको दिया गया भेजा गया। उसको दिया गया बस। किसको दिया गया सदस्य देशों को। और कब हुआ है उन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ का है कनाडा का शहर है जिसमें जहाँ पे जो समझौता उसको क्या बोल दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अरे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के शहर क्या है मॉन्ट्रियल क्या है शहर है किसका है कनाडा का। वहाँ पे क्या समझौता उसको क्या बोल दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब गुणे गिडानी के अंदर क्या हो जाए कोई समझौता हो जाए अब क्या बोलते हैं गुणे गिडानी समझौता बोलते गुणे गिडानी प्रोटोकॉल आल लो क्या है गुणे गिडानी प्रोटोकॉल। ऐसा कहाँ पे हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कॉन्फ्रेंस हुई थी हाँ और नीम का थाना कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या हुई थी ना हां कब हुई थी वही थी उस टाइम में पहले ही 1944। वैसे छोड़ो इस पे आप ध्यान दो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बताओ तो सिर्फ। अरे मेरे को नहीं पता क्या बताऊँ तुम लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या हिस्ट्री में बताया था राजस्थान ना। हिस्ट्री के अंदर मैं तो पढ़ता ही नहीं थोड़ा ना। सा मैं बताइए हिंदी में बताओ फतवा बता दो। मीणाओं के लिए किया था तो बोल के कौन था वो मीणा वो के वो बाबा आरक्षक चालने लगे कि मीणा विद्रोह है कौन सा की हाँ मीण चलो ये तो विद्रोह एक है। बार इसको हम ही complete तो है ना करें। यो। फिर बाद में कर लेना इसको बाद में डिस्कस ही कर लेना तुम क्या है 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ 1987 के अंदर। कब हुआ 1987 के अंदर। अब ये जो मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है कनाडा का वहाँ पे जो समझौता उसको क्या बोल दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। सदस्य देशों के अंदर CFC के उत्पादन को कम तथा उत्पादन को क्या करना चाहिए कम और प्रतिबंधित करने के लिए क्या किया गया ये समझौता किया गया। और सदस्य देशों के पास इसको हस्ताक्षर के लिए कब भेज दिया 16 सितंबर 1987 को। जैसे इसको भेजा इसके दिन क्या ओजोन दिवस घोषित कर दिया वर्ल्ड ओजोन डे घोषित कर दिया। और फिर बाद के अंदर ये प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। और कब कौन सी बेस ईयर बनाया गया 1986 कि अगर उससे अगर जब तक CFC 10% उत्सर्जित बता रहा हूँ एक मतलब समझाने के लिए अगर तब तक 10% ही CFC क्या होता था उत्सर्जन होता था 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे। अब और 1998 तक इसको कम करते करते कहाँ तक लेके चले जाओगे 5% तक 50% तक क्या कर दोगे कम कर दोगे। वियना सम्मेलन कब हुआ 1985 के अंदर। कब हुआ 1985 के अंदर। कब हुआ 1985 क्या किया गया इसके अंदर जो इंटरनेशनल इफेक्ट करे जो मतलब मनाए वो जो ने बाकी मतलब जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय रूप में CFC की जो ओजोन को सह करने वाली जो क्या है पदार्थ हैं उनको कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या किया गया एक रोड मैप बनाया गया। लेकिन इसे कानूनी रूप से क्या नहीं बना पाए बाध्यकारी नहीं बना पाए। क्या नहीं बना पाए बाध्यकारी नहीं बना पाए। आज इसे अगला बड़ा बताओगे अरे एक की गाली बढ़ाए इसे फिर कोपेनहेगन और पढ़ लो की गाली कल बढ़ाए 5 लाइन है इसके अंदर। अब तो फैक्ट है इसमें क्या ही करना है। वियना 1985 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय रेप भागीदार और मतलब लीगली वो क्या नहीं कर पाए इसको लागू नहीं कर पाए। क्या है प्रोटोकॉल 1900 कब हुआ 1987 अब उसके अंदर क्या हो कोपेनहेगन संशोधन 1992 में कहाँ पे हुआ डेनमार्क। डेनमार्क में। कहाँ पे डेनमार्क डेनमार्क के पास और क्या है ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड हाँ वही है। इसके तहत अब देखो क्या डिसाइड इसके तहत विकसित एवं विकासशील देशों के लिए CFC के उपयोग की समय सीमा को निर्धारित किया गया। क्या किया गया
विकसित एवं विकासशील देशों के लिए सीएफसी के उपयोग की समय सीमा को निर्धारित किया गया। विकसित देश सीएफसी का उपयोग ओनली 2000 तक कर सकते हैं, इसके पश्चात पूर्णतः क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। विकासशील देश सीएफसी का उपयोग 2010 तक कर सकते हैं। भारत ने 2008 में सीएफसी को पूर्णतः क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। सीधी सी बात है, दो बात बोल रहे हैं। क्या सीएफसी की क्या कर दी, समय सीमा निर्धारित कर दी। जो विकसित देश हैं वो 2000 तक क्या करेंगे इसका उपयोग, बाद में क्या कर देंगे, पूर्णतः बंद। जो विकासशील देश हैं 2010 तक करेंगे, बाद में पूर्णतः बंद कर देंगे। भारत भी एक विकासशील देश था, 2010 तक कर सकता था, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर योगदान करते हुए 2008 के अंदर क्या करता हूँ, बंद करता हूँ, और पूर्णतः क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। इसके अंदर कोई समस्या, तीनों समय क्या है, छोटे छोटे। वियना सम्मेलन 1985 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रोड मैप तैयार किया गया है। किसको, सीएफसी के, जो ओजोन का क्षय करने वाले पदार्थों को कम करने के लिए क्या किया गया, एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसे कानूनी रूप से क्या इन्हें सदस्य देशों पर बाध्य के रूप से क्या नहीं कर पाए, लागू नहीं कर पाए। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर, कब हुआ, 1987 के अंदर। कनाडा का एक शहर है, कौन सा, मॉन्ट्रियल, वहाँ पे जो समझौता उसे क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या किया गया, जो ओजोन के जो उत्पादन और इनके उपभोग को क्या करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए इसके ऊपर क्या किया गया, ये समझौता किया गया। और बाद के अंदर इसकी जो बेस ईयर कब मनाया गया, 1986, और ये कब से हस्ताक्षर करने के लिए वे देश समझौते को 16 सितंबर 1987 को जैसे वे देश को क्या घोषित कर दिया, ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे घोषित कर दिया। जैसे इसको वर्ल्ड ओजोन घोषित किया, फिर बाद के अंदर क्या कहा कि 1 जनवरी 1989 से इसे क्या कर दिया, लागू कर दिया। और क्या बोला, हाँ लागू हो गया। और बाद में 1998 तक कितना कम करोगे इसको, 50% तक कम करोगे। फिर बाद के अंदर कोपेनहेगन के अंदर क्या विकसित देश है वो क्या, कोपेनहेगन 1992 में हुआ, कहाँ पे हुआ, डेनमार्क के अंदर। कि 1992 के अंदर क्या है, कोपेनहेगन समझौता हुआ, कहाँ पे हुआ, डेनमार्क के अंदर। विकसित देश इसके अंदर कब तक सीएफसी का प्रयोग को क्या कर देंगे, 2000 तक। विकासशील 2010 तक। भारत में क्या बाजू से दिखाते हुए कहाँ पे, 2008 के अंदर सीएफसी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। किस तरह कर दिया, पूर्णतः बंद कर दिया। क्या कर दिया, पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। थैंक यू वेरी मच।